भारतीय संविधान के आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे राज्य की न्यायपालिका की। इससे पहले हम बात करें तो इससे पहले हम राज्य की जो कार्यपालिका थी उसकी चर्चा कर चुके हैं और राज्य की जो विधायिका थी उसकी भी चर्चा कर चुके हैं। आज हम राज्य की न्यायपालिका की चर्चा करेंगे जिसमें जो हाई कोर्ट होता है और अधीनस्थ न्यायालय जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया और अन्य कोर्ट जो होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। और इसकी चर्चा किस में है तो आर्टिकल 214 से लेकर 237 के बीच में की गई है। और सबसे पहले हम जान लेते हैं आर्टिकल 214 में किसकी चर्चा की गई है। तो प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, इसकी चर्चा किस में की गई है तो 214 में की गई है। 214 को याद करने के लिए 2 1 4 अब जब लिखेंगे तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या हो जाता है राम। तो किसी भी राज्य में जो राम राज्य स्थापित करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है तो जो हाई कोर्ट होता है वह जिम्मेदार होता है। तो इस तरीके से आसानी से आप याद कर सकते हैं कि हाई कोर्ट क्या करता है तो राम राज्य स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो राम से आप याद करेंगे आर्टिकल 214। तो प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, यह आर्टिकल 214 में चर्चा किया गया है। उसके बाद आप जान लीजिए कि जो यह दिया गया था कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इस बाध्यता को हटा दिया गया और बाद में यह बात किया गया कि कॉमन कोर्ट हो सकता है। अर्थात क्या है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक न्यायालय हो सकता है। जैसे आप देखेंगे कलकत्ता और जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया या केरल और लक्षद्वीप हो गया, तमिलनाडु और पुदुचेरी हो गया और उसके बाद फिर जो चंडीगढ़ हो गया जिसमें हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ ये सब राज्य आते हैं। तो ये सब क्या है 2 या 2 से अधिक जो न्यायालय हैं इनको इनको शेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर आप देखेंगे वर्तमान में कितने न्यायालय हैं हमारे भारत में। तो वर्तमान में जो हाई कोर्ट हैं उनकी संख्या है 25 और उसमें 2 यूटी भी हैं जैसे दिल्ली और जम्मू कश्मीर जो हैं इनके खुद के जो हाई कोर्ट हैं इनके पास हैं। अब उसके बाद जान लेते हैं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 10 वर्ष न्यूनतम न्यायिक पद पर रहा हुआ है वह व्यक्ति, और या तो यह कह सकते हैं कि हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो। कितने वर्ष तक तो 10 वर्ष तक न्यूनतम। उसके बाद इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो 62 वर्ष इनकी उम्र सीमा होती है, कार्यकाल की उम्र सीमा होती है। उसका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है तो न्यायाधीशों की नियुक्ति में आप ध्यान से देखेंगे तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो जब हम मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो संबंधित राज्य के जो भी राज्य जिस राज्य में जो हाईकोर्ट होता है उसके राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश और जो होते हैं इनके सलाह पर जो होता है राष्ट्रपति जो होते हैं नियुक्त करते हैं। उसके बाद अगर अन्य न्यायाधीशों की चर्चा करते हैं तो जो राज्य होता है उस राज्य के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई और उसके बाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिनको यहाँ नियुक्त किया गया था मुख्य न्यायाधीश को, उनकी सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसके बाद इनके शपथ की बात करते हैं तो राज्यपाल दिलाते हैं या इनके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति होता है वह क्या करता है इनको अपने समक्ष शपथ दिलाता है। उसका उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार और शक्ति होता है तो जैसे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का हुआ था उसी प्रकार से प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है कि कौन से मामले इसमें देखे जाएंगे हाई कोर्ट में सबसे पहले और कौन से मामले हाई कोर्ट में नहीं देखे जाएंगे। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में जो मामले सबसे पहले हाई कोर्ट में देखे जाते हैं वो मामले आते हैं। और रीट संबंधी क्षेत्राधिकार होता है जिसकी चर्चा आर्टिकल 226 में की गई है और बताया गया है कि जो हाई कोर्ट होता है हमारा 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। और उसके बाद फिर मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट होता है, उसके अलावा जो अदर जो इशू होते हैं उन पर भी यह जो रीट है वह जारी कर सकता है। उसके बाद अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है कि इसमें जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आप कोई मामला फेल करता है तो हाई कोर्ट में आप जो है अपील कर सकते हैं। उसके बाद अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये है कि अगर हाई कोर्ट कोई निर्णय देता है तो उसके नीचे जो अधीनस्थ न्यायालय होंगे, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे फैमिली कोर्ट हो, तो ये सब जो होंगे इनके लिए क्या होगा तो अभिलेख की तरह काम करेगा यह निर्णय। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे जो भारत देश है उसमें कितने हाई कोर्ट हैं। तो जो हाई कोर्ट की संख्या वह कितनी है तो 25 है। और एक चीज़ और जान लीजिए जो कि प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है कि कितने बेंचेस हैं तो 15 बेंच हैं जो एक्स्ट्रा बेंच हैं। जैसे हमारा अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात की जाए तो इसकी 2 बेंच हैं। एक तो जो मेन बेंच है वो कहाँ है इलाहाबाद में है जो प्रयागराज में है। उसके बाद एक लखनऊ में बेंच भी है। उसी प्रकार से अगर देखेंगे आप अगर हम यहाँ पे कलकत्ता की बात करते हैं तो एक इसकी बेंच कहाँ है पोर्ट ब्लेयर में है और एक जलपाईगुड़ी में है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं तो 15 बेंच हैं और 25 हाई कोर्ट हैं। अब सबसे पहले देखिए 1861 में जो एक्ट था उसके तहत
3 हाई कोर्ट बने थे, एक कलकत्ता हाई कोर्ट, एक बॉम्बे हाई कोर्ट और एक मद्रास हाई कोर्ट बना था, जो 1862 में बना था। अब उसके बाद फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 में बना था। उसके बाद फिर कर्नाटका हाई कोर्ट, फिर पटना हाई कोर्ट, फिर यहाँ पे देखेंगे तो गुवाहाटी हाई कोर्ट, फिर उड़ीसा हाई कोर्ट, फिर राजस्थान हाई कोर्ट, फिर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट और जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट था हुआ। फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, फिर गुजरात हाई कोर्ट, फिर दिल्ली हाई कोर्ट, उसके बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, सिक्किम हाई कोर्ट, उसके बाद फिर चंडीगढ़ हाई कोर्ट और उत्तराखंड हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट, उसके बाद मेघालय हाई कोर्ट, फिर मणिपुर हाई कोर्ट, उसके बाद त्रिपुरा हाई कोर्ट, फिर तेलंगाना, जब तेलंगाना और जब कटा था तो हैदराबाद में, और उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट सबसे न्यूएस्ट हाई कोर्ट था जो अमरावती में बना हुआ है। उसके बाद अगर देखते हैं तो कौन सा हाई कोर्ट किस टेरिटरी को देखता है, तो देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो किसको किसको देखता है, तो पश्चिम बंगाल को देखता है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल के साथ साथ वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे आप देख सकते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट हो गया और यह पूरे पश्चिम बंगाल को देखता है। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी यही देखता है। उसके बाद हम बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करते हैं, तो बॉम्बे हाई कोर्ट जिसका अगर इसमें देखेंगे तो इसमें 2 बेंच हैं। अगर हम कलकत्ता वाले की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर जलपाईगुड़ी जो है वह 2 बेंच है। उसके बाद फिर अगर बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करते हैं तो नागपुर और पणजी में जो गोवा में है, उसके बाद फिर औरंगाबाद में, ये 3 जगह इसके बेंचेस हैं। तो आप देख सकते हैं तो इसमें कौन कौन से महाराष्ट्र, तो यहाँ पे महाराष्ट्र को देखता है, महाराष्ट्र को देखता है, उसके बाद फिर गोवा को देखता है, और उसका दादर नगर हवेली और दमन दीव जो है हमारा, यहाँ पे दादर नगर हवेली और दमन दीव जो है उसको भी कौन देखता है, तो यह बॉम्बे हाई कोर्ट ही देखता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो मद्रास हाई कोर्ट है या किसको किसको देखता है, तो इसका जो एक बेंच है वो मदुरई में है, और यह तमिलनाडु और पुदुचेरी को देखता है। मद्रास हाई कोर्ट जो है या किसको किसको देखता है, तो यहाँ तमिलनाडु को देखता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पुदुचेरी को भी देखता है। उसके बाद जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसकी 2 बेंच है, एक प्रयागराज में एक लखनऊ में है, तो ये मेन ब्रांच है जो प्रयागराज में है और लखनऊ में बेंच है। उसके बाद फिर कर्नाटक हाई कोर्ट की बात करें तो इसका 2 बेंच है, धारवाड़ में और यहाँ पे गुलबर्गा में है। उसके बाद फिर गुवाहाटी की बात करें तो इसका जो है यहाँ पे कहाँ कहाँ है, तो कोहिमा में है और आइजोल में है, उसके बाद फिर यहाँ पे ईटानगर में है। तो इस तरीके से 3 जगह यहाँ गुवाहाटी हाई कोर्ट के बेंच हैं। उसके बाद ये कौन कौन से क्षेत्र को देखता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे जो असम है, असम, उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो नागालैंड हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे मिजोरम हो गया, नागालैंड, मिजोरम और उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश, यह 4 राज्यों को देखता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर को आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर जो हाई कोर्ट है वह जम्मू को देखता है, उसके बाद लद्दाख को देखता है, या 2 क्षेत्रों को देखता है, दोनों यूटी हैं, और एक यूटी है जिसके पास क्या है, हाई कोर्ट है, और एक दिल्ली हाई कोर्ट है जो दिल्ली यूटी है उसके पास एक हाई कोर्ट है। उसके बाद हम देखते हैं तो जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है वो किसको किसको देखता है, तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो है यह पंजाब को देखता है, उसके बाद फिर यहाँ पे हरियाणा को देखता है, और जो हमारा चंडीगढ़ है उसको भी देखता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो इसके बाद फिर यहाँ पे जो मध्य प्रदेश वाला है तो इसके 2 बेंचेस हैं, एक ग्वालियर में एक इंदौर में है, और राजस्थान वाला जो है उसका कहाँ कहाँ है, तो जयपुर में भी है। तो इस तरीके से 15 बेंच हैं, और उसके बाद 25 जो हमारे हैं हाई कोर्ट हैं। सबसे ओल्डेस्ट कौन है, तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट हैं जो 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में बनाए गए थे। और उसके बाद फिर सबसे न्यूएस्ट कौन है, तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है जो अमरावती में स्थित है और 2019 में यह बना था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें क्या है, कॉमन कोर्ट देखा जाता है। तो जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख हाई कोर्ट जो है वह क्या करता है, कश्मीर यूटी को और उसके बाद फिर लद्दाख यूटी को देखता है। उसका पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट जो है वह किसको देखता है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ जो यूटी है उसको देखता है। कोलकाता हाई कोर्ट की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को देखता है, और हम बताए थे कि एक पोर्ट ब्लेयर में भी इसका क्या है, बेंच है। उसका मुंबई की बात करते हैं तो महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव जो यूटी है उसको देखता है। उसका केरला की बात करते हैं तो केरल हाई कोर्ट जो है केरल और लक्षद्वीप यूटी को देखता है, और चेन्नई की बात करते हैं तो तमिलनाडु और पुदुचेरी यूटी को देखता है। उसका गुवाहाटी की बात करते हैं तो असम, अरुणाचल प्रदेश और उसका मिजोरम, नागालैंड। आप इसको याद कर सकते हैं, ऐसे याद करेंगे तो ना म,
तो नाम से याद कर सकते हैं नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ये 4 जो राज्य हैं इनको कौन देखता है? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट देखता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं कि जो रीट संबंधी अधिकार है हाई कोर्ट का, तो उसकी चर्चा किस में है? तो अनुच्छेद 226 में है यहाँ पे। और उच्च न्यायालय का रीट जारी करने का अधिकार होता है, इसमें बताया गया है। और हाई कोर्ट जो होता है वह मूल अधिकार तथा अन्य मामलों पे रीट जारी कर सकता है। जबकि अगर हम रीट जारी करने के क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को देखेंगे तो वह केवल मूल अधिकार संबंधी मामलों पर ही रीट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। जबकि जो हमारा हाई कोर्ट होता है वह मूल अधिकार तथा अन्य मामलों पर भी यहाँ पे रीट जारी कर सकता है। तो जो हाई कोर्ट है इस मामले में आप देखेंगे तो इसकी शक्ति अधिक होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अधीनस्थ न्यायालय। तो आर्टिकल 231 तक जो चर्चा है वह किसकी है? तो 124 से लेकर 231 तक किसकी है? तो हाई कोर्ट की चर्चा की गई है। उसके बाद आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक किसकी चर्चा है? तो अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा की गई है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो हाई कोर्ट जो होता है उसके परामर्श पर राज्यपाल द्वारा जो होता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। और इनकी योग्यता की बात करें तो बार काउंसिल के में जो है 7 वर्ष का कम से कम अनुभव हो, ऐसे ही व्यक्ति को क्या किया जाता है? तो यहाँ पे न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश चुना जाता है। उसके बाद हम कुछ अन्य जो लोअर कोर्ट होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो एक होता है फास्ट ट्रैक कोर्ट। देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है? तो 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था और आपराधिक प्रवृत्ति के लंबित मामलों को सुलझाने के लिए, जैसे तेजी से कोई मामला सुलझाना है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट को लाया जाता है। उसका उपभोक्ता अदालत, देखिए उपभोक्ता संबंधी जो अदालत होता है उसमें उपभोक्ताओं को के शोषण को रोकने के लिए गुड्स और सर्विसेज से जुड़े जो भी मामले होते हैं उनमें उपभोक्ताओं का शोषण ना होने पाए, उनको रोकने के लिए उपभोक्ता अदालत का प्रयोग किया जाता है या यह काम करता है। उसका सैन्य अदालत, सैन्य अदालत क्या करता है? जो सैन्य अपराधों से जुड़े मामले होते हैं उनकी सुनवाई करता है। उसके बाद आगे और जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनमें है पारिवारिक अदालत, जिसे हम कहते हैं फैमिली कोर्ट। देखिए पारिवारिक जो न्यायालय अधिनियम 1984 था उसके तहत इसका गठन किया गया और 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर होते हैं उनमें इसे स्थापित किया जाता है। और पारिवारिक मामलों जैसे तलाक हो गया, दहेज का मामला हो गया, इन मामलों को फैमिली कोर्ट देखता है। उसके बाद मोबाइल कोर्ट की बात करते हैं तो यह चलते फिरते अदालत होते हैं और गांव में जाकर कहीं भी सुनवाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे है लोक अदालत। देखिए लोक अदालत क्या होता है कि यह गुजरात में पहले प्रारंभ किया गया था और सन 1987 में जो है कानून बनाकर इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और यह केवल किसको देखता है? तो सिविल मामलों को देखता है। उसके बाद आता है ग्राम्य न्यायालय। देखिए ग्राम्य न्यायालय का गठन जो है 2 अक्टूबर सन 2008 को किया गया था और संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के परामर्श से इनकी नियुक्ति की जाती है। यह गांव में जाकर सुनवाई करते हैं, गांव में जो भी मामले रहते हैं उनकी सुनवाई करते हैं। उसका जो ट्रिब्यूनल होते हैं, ट्रिब्यूनल का गठन क्यों किया जाता है? तो किसी विशेष मामले को सुलझाने के लिए, जैसे रिवर ट्रिब्यूनल हो गया और ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, तो इस तरीके का गठन किया जाता है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका गठन कब किया गया था? तो 2010 में किया गया था और पर्यावरण संबंधी जो मामले होते हैं उनको देखने के लिए यह जाना जाता है। उसके बाद आगे हम जान लेते हैं कि जो भारतीय उच्च न्यायालय है वो किस अधिनियम के तहत, 1861 अधिनियम के तहत बना था। तो पहले 1861 के अधिनियम के तहत कौन कौन से बने थे? तो 1862 में जो है बम्बई, कलकत्ता और चेन्नई, जिसे मद्रास हाई कोर्ट कहते हैं, उनका निर्माण हुआ था। उसके बाद सन 1966 में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्माण किया गया था। अब देखिए सबसे पहले कौन किया गया था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी आप देख सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी देख सकते हैं और यहाँ मद्रास प्रेसिडेंसी देख सकते हैं। तो इनमें गठन कब किया गया था? तो 1861 में एक एक्ट लाया गया था। उसके तहत जो है 1862 में जो है इन 3 जो प्रेसिडेंसी थी, चाहे बंगाल प्रेसिडेंसी हो, चाहे बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो, चाहे मद्रास प्रेसिडेंसी हो, इनमें जो है हाई कोर्ट का गठन किया गया था। उसके बाद 1866 में आप देखेंगे बंगाल प्रेसिडेंसी पहले यहाँ तक पूरा हुआ करती थी। तो 1866 में जो है क्या किया गया था? तो जो इलाहाबाद था, प्रयागराज, वहाँ पे एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो हमारा जो भाग 5 था वो कंप्लीट हो चुका था और आज हमने भाग 6 को भी कंप्लीट कर लिया। अब भाग 6 में हमने किसकी किसकी चर्चा की? तो सबसे पहले हमने कार्यपालिका की चर्चा की थी, कार्यपालिका की चर्चा। उसके बाद हम विधायिका की चर्चा किए थे और उसके बाद हम न्यायपालिका की चर्चा आज कर लिए हैं, न्यायपालिका की। तो तीनों की चर्चा हो चुकी है और यह जो भाग
6 है हमारा वह समाप्त हो चुका है। आगे हम जो भाग 7 है जिसको निकाल दिया गया है 7वें संविधान संशोधन के तहत, उसके बाद भाग 8 की चर्चा करेंगे और धीरे धीरे करके भारतीय संविधान को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद।